हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे जनरल एक्सेप्शंस जो कि दिए गए हैं हमारे चैप्टर 3 भारतीय न्याय संहिता में। जी हाँ, ये पार्ट 3 होने वाला है और इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है। और अगर आपने ये पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल पे जाके भारतीय न्याय संहिता की जो प्लेलिस्ट है उसको पहले देखिए और फिर पार्ट 3 कंटिन्यू करिए। क्योंकि तभी आप एक सिंक्रोनाइज्ड वे में इस चैप्टर को समझ पाएंगे, ठीक है। और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी प्रोड्यूस करूंगा जिससे आप लॉन्ग टर्म के लिए एग्ज़ाम में अच्छे से इसको रिप्रोड्यूस कर पाएँ और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ और खुद से समझ भी पाएँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 3, ठीक है। अब इससे पहले हम अराउंड 14 से लेके 27 कर चुके हैं। जी हाँ, सेक्शंस 14 से लेके 27 तक, और आज हम करेंगे 28 टू 33, ठीक है। ये जो कि हैं कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर ऑफ मिसकंसेप्शन, exclusion of acts which are offenses independently of harm caused, act done in good faith for benefit of a person without consent, communication made in good faith, act to which a person compelled by threats, acts causing slight harm। ये तो हो गए ब्रीफ ओवरव्यू, ठीक है। अब हम इन डेप्थ में देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 28। अब सेक्शन 28 आपकी स्क्रीन पे है और वो कहता है कि कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाय एनी ऑफ द सेक्शंस। मतलब क्या है, कंसेंट कोई कंसेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। कब? जब जो पर्सन ने कंसेंट दी है, हामी दी है, वो किसी डर में दी हो या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। मतलब सपोज किसी ने ये बताया कि यहाँ आगे चले जाओ, ए ने बी को बताया कि यहाँ आगे चले जाओ, यहाँ पे गड्ढा नहीं मिलेगा, लेकिन बी जो उस रास्ते पे गया और उसे गड्ढा मिल गया और वो गिर गया, और एक्चुअल में ए को पता था कि वहाँ गड्ढा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए को अब कल को एक्सेप्शन मांगे ए कि मुझे एक्सेप्शन दे दो, तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ए को पता था और इसने झूठ बोल के इस चीज़ को प्रोड्यूस किया कि तुम इस रास्ते पे चले जाओ, तुम सेफली पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर नेक्स्ट है आपका ये वाली चीज़ याद रखना, एंड इफ़ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज और हैज़ रीज़न टू बिलीव। मतलब क्या, ए को पता होना चाहिए कि इस रास्ते पे गड्ढा है। ऐसा ना हो कि ए कह दे हाँ चले जाओ उस रास्ते पे, ठीक है, लेकिन उसको भी ना पता हो कि यार वो गड्ढा है कि नहीं है। तो ये ज़रूरी होना कि ए को थोड़ा सा इसका इल विल होनी चाहिए, मतलब उसका थोड़ा सा डाउट या फिर गलत अनस्क्रूपलस पर्सन होना चाहिए जो कि गलत बताए सामने वाले को, ठीक है। दैट द कंसेंट वॉज गिवन इन कंसिक्वेंस ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन, ठीक है। अब इसमें बी है आपका, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन who from unsoundness of mind or intoxication is unable to understand the nature and consequence of that to which he gives consent। मतलब क्या है, अगर कोई अनसाउंड माइंड का कोई बंदा कंसेंट दे दे और कल को जो उसका जिसने कंसेंट ली वो ये इसको एक्सेप्शन दे दे कि इसने मुझे कंसेंट दी थी, तो इसको भी नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का था और उसको उसका एक्ट्स का नहीं पता था कि क्या रिजल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द टेक्स्ट इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु इज अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। मतलब क्या, 12 साल से कम की उम्र का कोई भी बच्चा अगर कंसेंट दे देता है तो उसको भी एक एक्सेप्शन में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका 28। अब 29 को देख लेते हैं। 29 क्या कहता है आपका? 29 कहता है कि इन एक्सेप्शंस द एक्सेप्शंस इन सेक्शन 25, 26, 27। अब 25, 26, 27 क्या कहता है वो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखिए, वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में नज़र आ जाएंगी, वहाँ से आप 25, 26 देख सकते हैं। फिर अभी हम इस पर लौट आते हैं और देखते हैं क्या कहता है। डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच दे मे कॉज और बी इंटेंडेड टू कॉज और बी नोन टू बी लाइकली टू कॉज to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given। अब इसका ये मतलब है कि certain acts regardless वो क्राइम उससे हार्म होता है या नहीं, वो क्राइम है। मतलब समझे, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मिसकैरेज। अगर मिसकैरेज उस पर्टिकुलर लेडी की लाइफ बचाने के अलावा किसी भी कंडीशन में किया गया है ना,
तो वो एक क्राइम है। उसको ये कंडीशन के लिए नहीं कहा जा सकता जी इससे ये वाला मतलब इसने कंसेंट दी थी मेरे को और कंसेंट फॉल्स फैक्ट्स में था, ये एक मिसकैरेज एक खुद ही से एक जो एक्ट है वो क्राइम है, तो इसमें आ जाएगा मिसकैरेज। ठीक है, 29 का मतलब क्या है, ऐसे एक्ट्स जो इटसेल्फ में ऑफेंसेस होंगे। ठीक है, क्योंकि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को वायलेट करते हैं और उसमें कंसेंट को एक जस्टिफिकेशन नहीं कंसिडर किया जा सकता। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल यही दिया गया है, देखिए, कॉजिंग मिसकैरेज अनलेस कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमेन। ठीक है, ये याद रखना, मिसकैरेज अगर हो, मिसकैरेज करवाने के लिए कोई भी ऑपरेशन या कुछ किया गया हो, अगर उस मैरिज के अगर उस डिलीवरी से या फिर उस प्रेगनेंसी से वुमेन की लाइफ को इफेक्ट हो सकता है, तब उसको एक्सेप्शन में कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज किसी भी रीजन से मिसकैरेज किया गया होगा वो एक ऑफेंस होगा इन इट सेल्फ। ठीक है, एंड द कंसेंट ऑफ वुमेन और गार्जियन और डज नॉट जस्टिफाई द एक्ट। चाहे आपने कंसेंट वुमेन से ले लिया हो या उसके गार्जियन से ले लिया हो, वो उस एक्ट को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम 30th पे आते हैं। 30 क्या कहता है, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। ठीक है, अब इसका है, अगर हम बेयर एक्ट को पढ़ें, वो कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन of any harm which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith even without that person's consent if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain the consent in time for that thing to be done with benefit। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। अब सपोज एक कोई रोड एक्सीडेंट हो गया और कोई बाइकर था, वो उसको एम्बुलेंस आई और लेके गई जल्दी से हॉस्पिटल में। ठीक है, अब हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर्स डायरेक्ट आईसीयू में उसको देखते हैं। अब डॉक्टर्स को ना तो पता है कि उसका नाम क्या है और ना ही उसके साथ कोई गार्जियन है, तो क्या ऐसे में डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसा ही हम सबका आंसर होगा, जिसका ना है वो मुझे नहीं पता क्यों होगा, बट डॉक्टर्स इसका ऑपरेशन करेंगे विदाउट नोइंग हिज नेम और उसका लीगल गार्जियन का, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो सेम यही लॉ कहता है कि अगर ऐसे में उसके बेनिफिट के लिए विदाउट कंसेंट आप एक्ट कर सकते हैं, कब? जब उसका बेनिफिट होना हो। ठीक है, और आपका जो ऑपरेशन है वो गुड फेथ में हो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, उसका लाइफ सेव करने के लिए एक्ट कर रहे हैं, तो वो एक गुड फेथ में हुआ। अब ऐसे में कंसेंट ले या ना ले के क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, और वो कैपेबल भी नहीं होगा। देखिए इसमें लिखा है, it is impossible for that person to signify consent or if that person is incapable of giving consent। मतलब क्या है कि उसकी कंसेंट देना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। अब वो डेथ बेड से उठ के थोड़ी कंसेंट दे देगा कि जी हाँ मेरा ऑपरेशन कर दो, नहीं ना। और ना ही उसके लीगल गार्जियन आ सकते हैं कि जी मैं हमारे XYZ रिलेटिव का या बेटी का, डॉटर का या सन का ऑपरेशन कर दो। ठीक है, अब इसमें लेकिन प्रोवाइजो दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ कर सकते हैं उसमें, और द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि सपोज कोई ऑपरेशन कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है, उसको पता है कि इसमें खतरा है लेकिन वो फिर भी कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता। ठीक है, फॉर एनी पर्सन अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्यूरिंग और एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी। फिर उसके बाद द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट और अटेम्प्ट, मतलब क्या है, वॉलंटरी आप हर्ट करना चाह रहे हैं जो XYZ को कंसेंट मिली है या विदाउट कंसेंट जो काम कर रहा है। ठीक है, और इसका है अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड एक्सटेंड। अब इसका है एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन में, Z इज थ्रोन फ्रॉम हिज हाउस एंड इज इनसेंसिबल। ठीक है, उसको कोई सेंस नहीं, बेहोश हो गया है। अब A सर्जन फाइंड्स दैट Z रिक्वायर्स टू बी ट्रीपैंड, A not intending Z death but in good benefit and for Z benefit performs the trepanned before Z recovers his power of judging for himself. A has committed no offense। देखिए वही सर्जन वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका Z is carried off by a tiger। A fires, मतलब क्या है, Z था एक, उस पर आया टाइगर अटैक करने और वो टाइगर जो है Z को ले जाता है जंगल में। ठीक है, अब यहाँ पे A देखता है कि Z को टाइगर ले जा रहा है। अब A क्या करता है, फायर करता है गोली Z पे। ठीक है, सॉरी Z पे नहीं, टाइगर पे करता है, ये सोचते हुए कि क्या पता अगर गलती से Z पे अटैक भी हो जाए या फिर गोली लग भी जाए तो इसमें A को रिस्पॉन्सिबल नहीं किया जाएगा। अब इसको ऐसे समझो, देखो रुको मैं समझाता हूँ बढ़िया से।
कि जेड था उसको टाइगर कैरी ऑफ करके ले जाता है जंगल में, ठीक है। अब ये देखता है ए कि यार ये तो टाइगर जो है जेड को ले जा रहा होता है। अब ए फायर करता है टाइगर पे, गोली मारता है टाइगर पे, नोइंग दैट द शॉट में किल जेड। मतलब क्या है, वो ऐसे झाड़ियों में फायर करता है कि उसको लगता है कि हो सकता है जेड की डेथ हो जाए, लेकिन उसका जो गुड फेथ था यही था कि टाइगर को गोली लगे और जेड जो है बच जाए। अब ऐसे में सपोज जेड को गोली भी लग गई ना, तो ए को एक एग्जेम्पशन मिल जाएगा, क्योंकि उसका गुड फेथ था और उसका अल्टीमेट गोल जेड को प्रोटेक्ट करना था, ना कि टाइगर को, ठीक है। तो इससे आपको समझ आ गया। अब थर्ड है, a surgeon sees a child suffer from an accident which is likely to prove fatal unless the operation be immediately performed. There is no time to apply to the child's guardian. A performs the operation in spite of entreaties of the child, intending in good faith the child's benefit. अब यही है, देखिए सपोज कोई चाइल्ड है, उसका ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं क्योंकि वो ना चलते चलते सपोज किसी गड्ढे में गिर गया, मैन होल में। अब मैन होल में गिर गया, ये डॉक्टर देखते हैं कि यार इसको तो जल्दी से जल्दी हमें ऑपरेशन करना होगा, अदरवाइज इसको फैटल प्रूव हो सकता है ये एक्सीडेंट। तो विदाउट उसकी गार्जियन के कंसेंट के डॉक्टर्स चाइल्ड का ऑपरेशन कर देते हैं। तो ऐसे में उसको सपोज कुछ भी उसके साथ गलत भी हो जाता है ऑपरेशन में, तो डॉक्टर्स को एग्जेम्पशन मिलेगी, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल गुड फेथ का था और इंटेंशन थी कि बच्चे की जान बचाई जा सके, ठीक है। अब सेम है फोर्थ में भी इसका वो है एग्जाम्पल। अब इसका एक्सप्लेनेशन है, मियर पेक्यूरिनरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 26 एंड 26, 27 एंड दिस सेक्शन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है आपका, अब ये रहा आपका सेक्शन 31, जो कि कहता है कि नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू होम इट इज़ मेड इफ़ इट इज़ मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। इसका इलस्ट्रेशन देखिए बहुत आसान है, आप ऑटोमेटिकली खुद से समझ जाएंगे। अ सर्जन इन गुड फेथ कम्युनिकेट्स टू अ पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैनॉट लिव। द पेशेंट डाइज इन consequence ऑफ द शॉक। A has committed no offense, though he knew it be likely that the communication might cause the patient's death. अब मतलब क्या है, देखिए एक सपोज एक सर्जन था, उसने अपने पेशेंट को बताया कि आपको कैंसर है, ठीक है, और आपकी हो सकती है विद इन 6 मंथ्स आपकी डेथ हो जाए। अब ये सोच सोच के ही पेशेंट की डेथ हो गई 6 मंथ से पहले ही। अब कल को उसके रिलेटिव्स आके आपके सर्जन पे केस नहीं कर देंगे कि जी इसने मरवा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 31 आएगा, जो कि कहता है कि नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। उसने गुड फेथ में उसको बताया बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन होम इट इज़ मेड इफ़ इट इज़ बेनिफिट फॉर दैट पर्सन। उसको बताना ही पड़ता, क्योंकि एट द एंड डॉक्टर जो है हर चीज़ क्लैरिटी रखता है अपने पेशेंट के साथ, और उसको सारे उसके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करके रखता है, ये उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम सेक्शन 32 देख लेते हैं, सेक्शन 32 क्या कहता है, ठीक है। अब सेक्शन 32 कहता है, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट punishable with death, nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threats which at the time of doing it reasonable at the time reasonably causing the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence। अब याद रखना ये वाली लाइन, मर्डर और ऐसे ऑफेंसेस जो स्टेट के अगेंस्ट होते हैं जिसमें डेथ मिल सकती, उसकी एक्सेप्शन को छोड़ के, उनको छोड़ के, ठीक है, बाकी कोई भी एक्ट जो कि किसी को डरा के, जिसको ड्यूरेस भी कहते हैं, ठीक है, थ्रेट से मतलब डरा के करवाए गए हों, और उस डर में कराए गए हों कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो आपकी इंस्टेंट डेथ हम लोग दे देंगे, मतलब जो अपोजिट पार्टी है, ठीक है, टू दैट पर्सन विल बी द कॉन्सिक्वेंस, मतलब उस आदमी की मौत हो जाएगी अगर उसने वो काम नहीं किया तो, ठीक है। अब इसमें हम प्रोवाइजो देख लेते हैं, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड फ्रॉम अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि उस एक्ट का उसके कंसेंट के बिना होना चाहिए, ये नहीं कि वो खुद उस सिचुएशन में पहुंच गया, ठीक है, और डेथ जो है इमिनेंट होनी चाहिए, मतलब तुरंत, ये नहीं कि आज कोई एक्ट कर रहे हो और उसके 10 साल बाद उसका डेथ का थ्रेट आपके ऊपर होवर कर रहा, नहीं,
दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपकी खुद से आप उस सिचुएशन में नहीं आनी चाहिए। अब जैसे ये लैंडस्लाइड हो रही है, अब एक आदमी खुद से यहाँ पे आ जाए तो यार ये तो गलत हो गया ना। इसने खुद से आप उस सिचुएशन में आ गए कि आपका इमिनेंट डेथ हो जाए या इमिनेंट डेंजर हो, तो ऐसी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। एक्ट जो आपको डरा धमका के किया जाना चाहिए, और डेथ जो है आपकी इंस्टेंट होनी चाहिए, मतलब फियर एप्रीहेंशन होना चाहिए, डर होना चाहिए, ठीक है, वो भी इंस्टेंट का। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और बाय रीजन ऑफ अ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन जॉइन अ गैंग्स ऑफ डेकॉइट्स नोइंग देयर कैरेक्टर इज नॉट इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट। अब इसका मतलब क्या है, सपोज एक रमेश है। अब रमेश क्या करता है, उसके ना कॉलोनी में 2-4 डकैत या गुंडे रहते थे, ठीक है। अब वो रमेश डर के मारे उसकी वो जो डकैत हैं या गुंडे हैं उनसे ना पीटा जाए, तो वो क्या करता है, उनकी गैंग ही ज्वाइन कर लेता है। सोचो बचने का तरीका क्या है कि वो उनकी गैंग को ही ज्वाइन कर लेता है। अब और ये उनको पता भी है कि यार उसका रमेश को ये भी पता है कि उनका कैरेक्टर कैसा है, और कल को अगर सपोज कोई भी XYZ उसके साथ मिसहैपनिंग होती है तो इसको उसका एक ऐसे एक्सेप्शन नहीं माना जाएगा, या उसको इसका एक शील्ड नहीं प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपने उनसे बचने के लिए ये इस एक्ट को किया, या फिर आपको वो डराते थे या धमकाते थे। आपको पूरा उसका कंसेंट या उनका कैरेक्टर पता था, तो इस वजह से आपको नॉट इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन, ठीक है। इसकी एक्सेप्शन नहीं दिया जाएगा कि आपने रमेश को उसके जो एसोसिएट्स थे उसने कंपेल किया वो एक्ट करने को, ठीक है। ये हो गया एक्सप्लेनेशन 1। अब एक्सप्लेनेशन 2 में क्या है, अ पर्सन सीज्ड बाय गैंग ऑफ डेकॉइज एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ टू डू अ थिंग विच इज एन ऑफेंस बाय लॉ, फॉर एग्जाम्पल। अब इसका मतलब क्या है कि एग्जाम्पल से समझिए, एक लोहार था। अब लोहार को क्या है, 4-5 डकैतियों ने घेरा और बोला कि ये घर है, इस घर में जाके जो दरवाज़ा है वो तोड़ दो, और तोड़ते ही हमें बुला लेना। अब और बोलते अगर आपने तोड़ा नहीं ना हम आपकी डेथ कर देंगे। अब लोहार टुकड़ुक जाता है और वो यहाँ का ताला तोड़ देता है। अब इसमें क्या होगा, लोहार को एक्सेप्शन मिलेगी। क्यों? क्योंकि डेथ देखिए इमिनेंट था, और उसको डकैत का कैरेक्टर्स नहीं पता था कि ये, मतलब उनके डर के मारे उसने उनकी गैंग नहीं ज्वाइन की थी, उसको ज़बरदस्ती आए वो पांचों एक रात अचानक से और कह दिया कि तोड़ दो, तो इस यहाँ पे लोहार को एक्सेप्शन मिलेगा, ठीक है। दोनों में चीज़ें पता चल गई। यहाँ पे आपको वो खुद से मतलब बचने के लिए खुद से उनकी गैंग को ज्वाइन कर लिया, और यहाँ पे कोई भी गैंग नहीं ज्वाइन की, उसको लोहार को कंपेल किया गया कि तुम जाओ अपना टूल्स लो और उस घर का दरवाज़ा तोड़ दो, ठीक है। अब 33 देख लेते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट सेक्शन है। अब ये कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन और ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म। मतलब क्या है, इतना स्लाइट हार्म। अब सपोज कोई बलम पिचकारी गाना सुना ही होगा आपने, अब उसमें सपोज वो बॉय पिचकारी मारे किसी भी लेडी पे या गर्ल पे, और उससे उसकी डेथ हो जाए, या डेथ ना, जो कि सपोज उसको चोट लग जाए। अब बेसिकली ऐसा क्या है, ये फ्रेंडली, पहले मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि ज़बरदस्ती किसी को भी ये एक एक्सेप्शन हो जाता है कि आप किसी को भी वो कर देंगे, नहीं। आपके जो एक फ्रेंड सर्कल या फिर वैसे होता है उसमें मैं बात कर रहा हूँ, और लेडी नहीं, आप बॉय को कर दो, ठीक है। बॉय इज मोर बेटर, बॉय में होना, ठीक है। एक बॉय है सपोज, इसको पिचकारी मारता है और इस बॉय को चोट लग जाती है। अब यहाँ पे लीस्ट चांसेस हैं बॉय को चोट लगने के पिचकारी से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये एक्सेप्शन मिल जाएगी दैट इट इज़ इंटेंडेड टू कॉज। अब पिचकारी के पानी से किसकी मौत होती है या फिर किसको चोट लगती है, ये है, ठीक है। और दैट इट इज़ नोन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म, मतलब क्या है, बहुत मुश्किल, कभी पता ही नहीं है किसी को पिचकारी के पानी से चोट लग जाती हो। और इफ़ दैट इज़ सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस, मतलब इतना हल्का है कि ऑर्डिनरी सेंस में किसी भी बॉय की या ह्यूमन की उससे चोट नहीं लग सकती, तो यहाँ पे वो एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, और अगर चोट लगती भी तो पानी से कितनी लगती है, जो भी पिचकारी से फेंका गया हो, तो इस चीज़ में आपका एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है गाइस। ये हो गए 33 अब आपके। अब ये तो हो गई आपकी वो उसकी बात, कौन सी, सेक्शंस की। अब हम शॉर्ट ट्रिक हम देख लेते हैं, क्योंकि इतने सारे सेक्शंस हो गए हैं, शॉर्ट ट्रिक भी तो एग्जाम में हमें हेल्प करेंगे कि कैसे क्या क्या लिखना है। अब इसको देखिए, 28 से लेकर 33 को आप ध्यान से देखिए। अब इसमें मैं एक एक वर्ड मार्क करता रहूँगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा। ये देखिए, फियर हो गया आपका, और आपका फिर हो जाएगा, अब देखिए, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म। इसका क्या है, ऑफेंसेस है, मतलब ठीक है, जो कि
एक्चुअल में ऑफ कर दो, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, फियर हो गया, ऑफेंसेस हो गया। अब इसमें देखिए एक्ट डन इन गुड फेथ, गुड फेथ को भी आप हाईलाइट कर दो, गुड फेथ हो गया। नेक्स्ट कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, तो मतलब गुड फेथ दो तरह से हैं, एक एक्ट हो गया गुड फेथ में और हो गया कम्युनिकेशन गुड फेथ में। और फिर उसके बाद आपको देखना एक्ट टू विच अ पर्सन कंपेल्ड बाय थ्रेट, ठीक है, एक्ट हो गया और फिर उसके बाद स्लाइट हार्म हो गया, ये चीज़ें हो गई। अब कैसे कैसे हमने समझना, इसको आप करिए फॉग गैस, देखिए कितना आसान है। फॉग में क्या एक बार ऐड नहीं आया था कि आजकल क्या चल रहा है इंडिया में, तो फॉग चल रहा है, तो फॉग क्यों चल रहा है, क्योंकि उसमें गैस नहीं होती, ठीक है। सेम मैंने इसी हिसाब से बनाया कि फॉग का एफ जो हो गया आपका, ये देखिए ऐसे समझिए, FOGGAS, ठीक है। अब फियर का एफ हो गया आपका, ऑफेंसेस का ओ हो गया, और गुड फेथ का आपका जी हो गया, और फिर गुड फेथ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला एक गुड फेथ आपका एक्ट होगा और दूसरा कम्युनिकेशन होगा। अब कौन सा एक्ट आएगा कौन सा कम्युनिकेशन, याद रखना ए से पहले सी से पहले ए आता है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली अगर हम चलें तो ए आएगा फिर सी आएगा, ए का एक्ट हो जाएगा सी का कम्युनिकेशन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब फिर उसके बाद फिर आप एक्ट कर दीजिए, और एस से स्लाइट हार्म तो आ गया फॉग गैस, एज सिंपल एज दैट। अच्छी लगी ना ट्रिक्स। तो गाइज ये था आज का हमारी तरफ से वीडियो, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया है 28 से लेकर 33 सेक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ये प्राइवेट डिफेंसेस की वीडियो आपसे शेयर करूंगा, जिसमें मैं ऐसे ट्रिक के साथ आपको समझाऊंगा जिससे आप वीडियो में समझ भी सकें और एग्जाम में उसको एग्जीक्यूट करके अच्छे मार्क्स स्कोर भी कर पाए। तो गाइज अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी और मेरी शॉर्ट ट्रिक्स आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।